गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने देखा ना कि जब हम काबिल होते हैं, जब हम मजबूत होते हैं, तो हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कोई कुछ भी कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता है। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी हुआ क्या है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, उसकी मंत्री स्तरीय वार्ता चल रही थी ब्राजीलियन प्रेसिडेंट के अंदर में। तो वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए, तो यूएन के चीफ भी गए, एंटोनियो गुटेरेस साहब। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो इसराइल कर रहा है गाजा पट्टी में, गाजा स्ट्रिप में बम्बारमेंट जो चल रही है, वो पूरी तरीके से मानवता के खिलाफ है और जो मानवीय कानून है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उसका उल्लंघन है। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी जो बम्बारमेंट है उसको खत्म किया जाए, उसको बंद किया जाए। यानी इन्होंने इसराइल की भर भर के आलोचना की और इसराइल से ये कहा कि चुप मार के बम्बारमेंट बंद कर दो। फिर मीटिंग समाप्त हुई, इसराइल वापस आया। इसराइल ने कहा, भैया तुम काबिल नहीं हो प्रमुख बनने के, अब चलो तुम हट जाओ इस पोस्ट से। तुम हमें हटाने की बात कर रहे हो गाजा स्ट्रिप से, अब तुम्हारा नंबर आ गया कि तुम हट जाओ यहाँ से। यानी इसराइल ने कहा कि जो आपने स्टेटमेंट दी है वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है और आपको इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यही होता है दोस्तों, क्योंकि इसराइल खुद काबिल है और उसके पीछे खड़ा कौन है, तो यूएसए खड़ा है। और जब हम खुद काबिल हो और हमारे पीछे कोई एक और मजबूत पार्टी खड़ी होती है, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक उसी तरीके से इसराइल बिहेव कर रहा है। उसको पता है कि एक तो मेरे अंदर खुद इतनी पावर है कि मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। दूसरी बात, अगर कहीं जरूरत पड़ती भी है तो यूएसए तो है ही ना साथ देने के लिए। अगर कोई प्रस्ताव भी आएगा तो वीटो कर देगा यूएसए। इस तरीके से यूएसए का सपोर्ट पा करके इसराइल को और भी ज्यादा फायदा हो गया। तो भैया ये मुद्दा था जिसकी वजह से इनको इस्तीफा देने तक की नौबत आ गई। फिर इन्होंने बाद में ये कहा कि मेरे स्टेटमेंट को गलत तरीके से लिया गया है और आप लोग समझ नहीं पाए कि मैं कहना क्या चाह रहा था। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि माफी मांगी इन्होंने, क्योंकि इनको पता है कि इसराइल से दुश्मनी लेने का मतलब है कि बैक हैंड में यूएसए से दुश्मनी लेना, और यूएसए भाई उससे दुश्मनी लेने का मतलब है कि सीधा सीधा यूएन की पोस्ट से हट जाना। कल एक कमेंट आई थी दोस्तों कि ठीक है मेरी आवाज़, लेकिन स्पीड में बोलता हूँ, बोलने की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं होगा तो एक दो दिन में मेंटेन हो जाएगा, स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो, इसको आप लोग देखिए, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कितनी भी पकड़ लो, यह फिसलता जरूर है। यह वक्त है साहब, बदलता। एक स्टूडेंट के द्वारा ये वीडियो भेजी गई और कहा गया कि सर ये आंसर राइटिंग है। अब पता नहीं आंसर राइटिंग है, फिर एस्से राइटिंग है, फिर नोट्स मेकिंग है, मुझे तो नहीं पता, पर उन्होंने जो बताया उन्होंने यही कहा कि आंसर राइटिंग है और इस तरीके से लोग लिख रहे हैं, क्लिप्स बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं सर, इस पर बहुत ज़्यादा व्यू है। तो मुझे लगा अच्छा, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके की आंसर राइटिंग करते हैं तो आप मेरे से लिखित में ले लीजिए। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप चाहें तो इस रिकॉर्डिंग की क्लिप निकाल के रख सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि अगर इस तरीके की आपका आंसर राइटिंग है तो आपका सिलेक्शन कभी जिंदगी में नहीं होगा यूपीएससी में। हाँ, खुल के बोल रहा हूँ, कभी जिंदगी में यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगा अगर इस तरीके की आंसर राइटिंग है सुधरती नहीं है तो। इसकी वीडियो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप उसको देखिएगा। भाई सभी लिख रहे हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। इस पूरे पेज में एक भी कोटेशन नहीं है कार्ल मार्क्स की, पहली बात। दूसरी बात, आप ये देखो पूरा का पूरा ये फ्लो में पैराग्राफ में चल रहे हैं, एक भी डायग्राम स्ट्रक्चर कुछ भी यहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे ना, पहले से आप हिंदी मीडियम से हो और हिंदी मीडियम का 10 से 15 नंबर 20 नंबर आपका वैसे ही कट जाता है, क्योंकि भैया आप हिंदी मीडियम से हो, तो आपका 15 से 20 नंबर हमेशा नुकसान में ही रहते हैं हिंदी मीडियम से होने के नाते। और यहाँ पे ये भाई साहब इस तरीके की आंसर राइटिंग, अरे यार ये तो छोटा बच्चा लिख देगा, इसको आंसर राइटिंग नहीं कहते हैं। इसको तो आप कहते हैं छापना, क्योंकि आप देखिए किताब से आपने पढ़ा या कहीं से आपने पढ़ा, अब वो चीज़ आपको याद थी, आप वही छापे जा रहे हो, छापे जा रहे हो, छापे जा रहे हो, ये क्या बात हुई यार। ये आंसर राइटिंग नहीं है, सिर्फ राइटिंग है, और इसको छोटा बच्चा भी लिख देगा। अगर उसको बता दोगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म यहाँ पे हुआ था, कार्ल मार्क्स ऐसे थे, कार्ल मार्क्स वैसे थे, तो वो भी लिख देगा। तो फिर ये यूपीएससी एस्पिरेंट की कॉपी है ही नहीं, पहली बात। और आप लोग को इस तरीके की चीज़ों में बिल्कुल नहीं फंसना, बिल्कुल भी नहीं। ये सब सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ गुमराह। और इस तरीके से यूपीएससी का सिलेक्शन तो कभी जिंदगी में नहीं होगा यार, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, चाहे तो आप लिख के ले लो मुझसे। और आप में से जो ठीक ठाक तैयारी कर रहे हैं, एक आध साल हो गया होगा, उनको समझ आ गई होगी कि इसमें क्या क्या कमी है। मतलब यार इस तरीके की आंसर राइटिंग होती है यूपीएससी की, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। और इसको वायरल भी कर दिए लोग, बहुत सही। यूपीएससी के नाम पे कुछ भी वायरल कर दो, बस ट्रेंड सा चल गया कि आईएएस बनना है, यूपीएससी करनी है, तो कुछ भी वायरल कर दो। अगर कोई भी इस तरीके की आंसर राइटिंग करता है तो अभी भी समय है, अभी बहुत टाइम है, आप उसको इंप्रूव करिए। इस तरीके की आंसर राइटिंग से आप कभी जिंदगी में यूपीएससी में सिलेक्ट नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर में और देखते हैं आपकी कोटेशन। बात की जा रही है, बहुत से लोग धन कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को खर्च करते हैं और फिर उन्हें अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए अपना धन खर्च करना पड़ता है। और ये बात बहुत सही है, आप लोगों ने भी अपने आसपास देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम के पीछे एकदम पागल रहते हैं, पैसा कमा लेंगे, उसके बाद फिर बाद में पता चला है कि हॉस्पिटल के चक्कर लगाए जा रहे हैं। हर हफ्ते उनके किसी ना किसी डॉक्टर से मीटिंग है, कभी ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो रही है, कभी शुगर की दिक्कत हो रही है, कभी कुछ और दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके से देखिए, पैसा कमाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया जाए। पैसा कमाना बिल्कुल जरूरी है, ठीक तरीके से कमाइए, लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो दुनिया की सारी चीजें बेकार हैं। ये रहा आपके जीएस 4 का यूपीएससी मेंस 2023 का क्वेश्चन, जो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। बात की जा रही है उपयुक्त उदाहरण सहित कार्य परिवेश के संदर्भ में जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए।
दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है आईएसए के बारे में। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अगर इसको हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या सौर गठजोड़ भी कहते हैं इसको। तो इसके द्वारा नवंबर में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उस रिपोर्ट में क्या होगा दोस्तों, तो उस रिपोर्ट में ये होगा कि अभी तक वैश्विक स्तर पर देशों ने अपने यहाँ पर सौर प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं और वो प्रयास कितने सफल रहे हैं, उस प्रयास के बारे में इस रिपोर्ट में होगा। और जैसे अभी हमने डिस्कस की थी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट के बारे में, उसका नाम था ग्लोबल स्टेक टेक रिपोर्ट। तो इसी के बेस पर इसको भी लाया जा रहा है, ग्लोबल स्टेक टेक रिपोर्ट के बेस पे। तो इस रिपोर्ट में ये होगा कि कौन से देश ने कितना प्रगति की है, कौन से देश ने क्या किया है सौर प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए। और इसको कौन जारी करेगा, तो आईएसए जारी करने वाले नवंबर में जारी करेगा। और ये पहली बार होगा, ऐसा पहली बार होगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो या ना हो वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रहा आपका इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहाँ पे बात करें आईएसए के बारे में, कुछ जानकारी दी गई है आपको, अगर देखना चाहते हैं तो। जैसे कि आपको कुछ याद होगा इसमें से पहले से, जैसे बात की जा रही है अगर इसकी स्थापना की, तो 23 नवंबर 2015 को स्थापित किया गया था। कौन कौन से दो देशों ने, तो भारत और फ्रांस ने मिलकर के इसको स्थापित किया था। और यहाँ पे बात करें कि 93 सदस्य देश हैं और 115 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, और अब ये बढ़ करके 116 हो चुके हैं। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, 116 देश हो चुके हैं, ठीक है। और उसके अलावा बात करें कि पहला अंतर्राष्ट्रीय कोई संस्थान है, कोई संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में। अच्छा, इसका मुख्यालय भारत में कहाँ आप लोग को पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नहीं पता तो कल मैं बता ही दूंगा। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के जो पाठ्यक्रम है उसको संशोधित करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। इसका अध्यक्ष थे इस्साक भाई साहब। तो इस कमेटी ने ये कहा है कि एनसीईआरटी की जो भी किताबें हैं, प्राथमिक से लेकर के उच्च विद्यालय स्तर तक का जो भी किताबें एनसीईआरटी की, उसमें भारत का नाम भारत कर देना चाहिए, इंडिया से बदल करके। आप कहेंगे भारत का नाम भारत कर देना चाहिए, जी हाँ। जैसे हम लोग कई कई जगह इंडिया यूज करते हैं ना, तो ये कहा गया कि जहां जहां पे इंडिया लिखा गया था वहां वहां उसको भारत कर दिया जाए, यानी कि इंडिया शब्द हटा करके भारत कर दिया जाए। वैसे आप लोग को क्या लगता है ये किस हद तक सही होगा? देखिए, वैसे मेरा मानना है कि इंडिया और भारत, क्योंकि हमारे संविधान में दोनों दिए गए हैं, तो जब तक कि हमारा संविधान संशोधित नहीं होता या संविधान से नहीं हटाया जाता, तब तक हमें अपनी किताब से नहीं हटाना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे को शुरू से ही नहीं पता होगा कि इंडिया क्या है और भारत क्या है, तो भैया ये दिक्कत हो जाएगी ना। आप प्राथमिक से लेकर के उच्च विद्यालय स्तर तक हटा रहे हो, फिर आप हायर एजुकेशन में पढ़ाओगे कि इंडिया और भारत दोनों एक ही हैं, फिर बच्चा कैसे एक्सेप्ट करेगा? अगर हटाना है तो या तो पूरी जगह से हटाइए। दूसरी बात, जो हमारा संविधान है उसमें खुद कहा गया, आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत। तो भैया आप इंडिया क्यों हटा रहे हो किताब से? ये तो ठीक चीज नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है दोस्तों, जैसे कई लोग आक्षेप लगा रहे हैं कि जो विपक्षी दल है उनका अलायंस जो बना है इंडिया नाम से बना है, इसी वजह से इंडिया को हटाया जा रहा है। तो ये मतलब बेतर्क की बात हो गई। हालांकि कई लोग ये कह रहे हैं, तो मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया कि बहुत सारे इल्जाम ये भी लग रहे हैं कि इंडिया नाम का जो अलायंस बना है विपक्षी दलों का, उसी को लेकर के इंडिया नाम बदलने की बात की जा रही है। बल्कि मुझे ये लगता है कि देखिए, इंडिया और भारत का विवाद छोड़िए, जहां जहां हमारी किताबों में अंग्रेजों के नाम से पहले सर लगा हुआ है, उस सबको हटा दो यार। क्यों क्यों कहें हम उनको सर? उन्होंने हमें लूटा, मतलब हमारे साथ इतनी बदतमीजी है कि हम उनको सर कहेंगे फिर भी? तो यार वो थोड़ा सा मुझे खराब लगता है। कभी भी पढ़ो ना बुक्स में तो लिखा रहता है सर रेडक्लिफ ने, सर इसने, सर उसने, तो बहुत बुरा सा लगता है कि यार सर सर क्यों कर रहे हैं हम उनको। वैसे आप लोग का क्या विचार है, सर चीज को हटाना चाहिए कि नहीं अंग्रेजों के नाम के पहले से? उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि मैक्सिको के आसपास एक हुरिकेन आने वाला है। हुरिकेन का होता है चक्रवात ही होता है, इसी को इस वाले क्षेत्र में हुरिकेन कहा जाता है, यूएसए और मैक्सिको वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे बात करें कि इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम रखा गया ओटिस। अभी आगे एक और चक्रवात के बारे में हम जानने वाले, तो वहाँ पे अच्छे से जानेंगे डिटेल्स में। यहाँ पे बस इतना जाने कि मैक्सिको के पास एक चक्रवात आने वाला है, उसका नाम है ओटिस। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक रैंकिंग के बारे में। यहाँ पे एक इंडेक्स जारी किया गया जिसका नाम है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, लेकिन ये एमबीए के लिए जारी किया गया है। तो आपको पता होगा कि क्यूएस नाम से एक वर्ल्ड रैंकिंग जारी की जाती है यूनिवर्सिटी को लेकर के और जो भी बिजनेस स्कूल है उसको लेकर के। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो जारी की गई है, इसमें एमबीए को लेकर के कौन से संस्थान पहले स्थान पर है, कौन से संस्थान दूसरे स्थान पर है, और भारत की कौन कौन सी संस्थान इसमें शामिल है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमबीए प्रोग्राम के लिए इसको जारी किया गया है और ये 2024 की रैंकिंग है। तो इसमें पहले स्थान पर स्टैनफोर्ड जीएसबी स्कूल है, दूसरे स्थान पर है वार्टन स्कूल और तीसरे स्थान पर है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, और तीन के तीनों ही भैया यूएसए के हैं। अगर हम भारत के बारे में बात करते हैं तो भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलोर की रैंक 48 है और ये 2023 में इसकी रैंक कितनी थी, तो 50 थी। यानी कि आप देख सकते हैं कि 2024 में सुधार हुआ है, जो कि भारत का शीर्ष बिजनेस स्कूल है। यानी कि भारत में इसकी अगर रैंकिंग देखेंगे तो भारत में पहले स्थान पर है, लेकिन अगर ओवरऑल हम इसकी रैंकिंग देखते हैं तो ओवरऑल रैंकिंग इसकी 48 है। उसके अलावा बात की जा रही है कि एशिया के शीर्ष 250 संस्थानों में 10 भारतीय एमबीए कॉलेज शामिल हैं। इसमें आईआईएम अहमदाबाद को 53वां स्थान और आईआईएम कोलकाता को 59वें स्थान पर रखा गया है। अगर हम इस रैंकिंग की कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करना चाहें तो जैसे बात करें कि रोजगार के लिहाज से दो भारतीय एमबीए संस्थान दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में शामिल हैं। यानी कि दो भारतीय संस्थान ऐसे हैं जो टॉप 50 में आते हैं। किस कैटेगरी में? कि जिन्होंने अच्छा रोजगार दिया, सबसे अच्छा रोजगार यहाँ से मिलता है। यानी कि अगर आप यहाँ से एमबीए करके निकल रहे हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, इस तरीके की कैटेगरी में।
कौन कौन से हैं? तो IIM बेंगलोर, वैश्विक स्तर पर इसका स्थान कितना है? तो 39वां है, और एशिया में चौथे स्थान पर आएगा। और उसके बाद स्थान आता है IIM कोलकाता का, ये वैश्विक स्तर पर 46वें स्थान पर है, और अगर एशिया में देखते हैं हम तो 7वें स्थान पर है। ये किस कैटेगरी में बात करें? तो जॉब देने की कैटेगरी में बात की जा रही है कि कौन सा रोजगार ज्यादा देता है उसके बारे में। उसके अलावा बात करें कि IIM अहमदाबाद और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को QS उद्यमिता और पूर्व छात्र परिणाम संकेतक के लिए शीर्ष 50 में रखा गया, यानी कि टॉप 50 में शामिल है। उद्यमिता यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप हो गया, और यहाँ पे जो भी पूर्व छात्र होते हैं जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं उसके बाद जो कॉन्टेक्ट रहता है उनका, और फिर अपने यूनिवर्सिटी के लिए अपने स्कूल के लिए कुछ करते हैं, तो उनके परिणामों के बारे में बात करें। अगर इस कैटेगरी में हम देखते हैं तो IIM अहमदाबाद टोटल वर्ल्ड में टॉप 50 में आता है, ये 50वें स्थान पर है। जबकि IIM अहमदाबाद को 33वां, एशिया में दूसरा स्थान दिया गया है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को 43वां, एशिया में 5वां सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। अगर हम देखें कि जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो निवेश करते हैं उस पर रिटर्न के मामले में अगर हम देखते हैं तो IIM बेंगलुरु शीर्ष 50 में शामिल है, और ये एकमात्र भारतीय संस्थान है जो टॉप 50 में शामिल होता है। तो इसका नाम भी याद रखना, IIM बेंगलुरु, क्योंकि भारत की तरफ से ये पहले स्थान पर, आपको पता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि जो QS वर्ल्ड रैंकिंग होती है MBA के लिए, ये 28 विशिष्ट बिजनेस स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर, जिसको कहते हैं मास्टर डिग्री, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। मास्टर का मतलब वही है, मास्टर का मतलब मालिक वाला नहीं, की रैंकिंग भी करता है, जिसमें प्रबंधन में 17 स्नातकोत्तर या मास्टर हैं, वित्त में 5 स्नातकोत्तर या मास्टर हैं, बिजनेस एनालिटिक्स में 3 स्नातकोत्तर मास्टर हैं, मार्केटिंग में 2 स्नातकोत्तर या मास्टर हैं, और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में 1 स्नातकोत्तर या मास्टर शामिल हैं। ये QS वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में बात करें कि इसमें और कौन कौन सी चीजें देखी जाती हैं। IIM बेंगलोर प्रबंधन में भारत का सर्वश्रेष्ठ स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर है, जबकि IIM कलकत्ता को शीर्ष 100 में बिजनेस एनालिटिक्स में भारत के सर्वश्रेष्ठ मास्टर के लिए स्थान दिया गया है। यह इस कार्यक्रम के लिए 61 से 70 बैंड में आता है, और IIM उदयपुर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कार्यक्रम में अपने मास्टर के लिए 51 प्लस रैंक पर है। यानी अगर हम मैनेजमेंट की फील्ड की बात करते हैं तो इसमें भारत की तरफ से टॉप स्थान पर कौन रहा? ये रहा IIM बेंगलोर। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में, इसमें कौन रहा भारत की तरफ से टॉप पर? तो ये रहा IIM कोलकाता। और अगर इसका वैश्विक स्तर पर हम देखेंगे तो 61 से लेकर के 70 के बीच में आता है। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं जो आपूर्ति श्रृंखला होती है उसके प्रबंधन के लिए कौन सा IIM टॉप पर है हमारी तरफ से, भारत की तरफ से, तो वो है IIM उदयपुर। और इसकी रैंक ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 51 प्लस रैंक इसकी है। दोस्तों, जिसके भरोसे हमें खाना मिलता है कभी हमें उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए ठीक है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसराइल और जो गाजा स्ट्रिप के बीच में बवाल चल रहा है, यानी कि जो हमास के बीच में बवाल चल रहा है। तो यहाँ पे आपको एक डेटा दिया गया है कि भैया जो गाजा स्ट्रिप है वो कितना ज्यादा डिपेंडेंट है इसराइल के ऊपर, मतलब इतना ज्यादा डिपेंडेंट होकर के आप कैसे किसी से युद्ध कर सकते हो। आप बताओ, अगर किसी के यहाँ मान लीजिए गाजा स्ट्रिप है, ये यहाँ से 80% जो पानी आता है यहाँ पे ये इसराइल से आता है, यानी इसराइल 80% पानी की आपूर्ति गाजा स्ट्रिप को करता है, और ये इनसे चल रहे हैं युद्ध करने। आप कैटेगरी सोच के देखो, मतलब तुम कहाँ और ये कहाँ पे, कैसे युद्ध का सोच कैसे लिए। अगर इसने पानी तक रोक दिया, इसको युद्ध करने की जरूरत ही नहीं, बस पानी रोक दे, आपकी सारी की सारी जनता वैसे ही निपट जाएगी। तो युद्ध करने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो गाजा स्ट्रिप है वो इसराइल के ऊपर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है, इसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो आपको देखिए एक ही पहलू को लेकर के इसराइल और हमास वार जो चल रहा है, इसी को लेकर के कितना अलग अलग दृष्टिकोण मिल जा रहा है। अब अगर आपको आंसर राइटिंग करनी हो, आंसर राइटिंग तो छोड़िए, अगर आपको इससे लिखना तो भी आपके पास इतना ज्यादा कंटेंट हो चुका है इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि आप देखिए अलग अलग पॉइंट पे ऑब्वियस हमने इसको डिस्कस कर लिया है। तो इसमें अभी देखेंगे हम कि जो गाजा स्ट्रिप है वो कितना ज्यादा डिपेंडेंट है इसराइल के ऊपर, कितना ज्यादा इसराइल के ऊपर निर्भर है। यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका शीर्षक रखा गया है 15 वर्षों में 5 युद्धों ने गाजा के विकास को अवरुद्ध कर दिया। इस शीर्षक से प्रकाशित डेटा पॉइंट में बताया गया है कि कैसे गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक कई सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर कई देशों से पीछे हैं, और पीछे क्यों नहीं रहेंगे। यहाँ पे इतने लंबे समय से युद्ध चल रहा है, किसी भी कंट्री में अगर इतने लंबे समय से युद्ध चलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो पीछे ही रहेगा। इस तरीके से बात की जा रही है कि इससे पता चलता है कि हमास और इसराइल के बीच लंबे संघर्ष और फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायली बलों द्वारा हिंसा के व्यापक उपयोग ने गाजा के सामाजिक आर्थिक विकास को रोक दिया है। संघर्ष पर 3 भाग की श्रृंखला का यह दूसरा भाग है। इस बात पर नजर डालता है कि फिलिस्तीनी रोजगार और पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए इसराइल पर कितने निर्भर हैं। परिणाम स्वरूप इसराइल इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित करता है। अब कोई भी रहेगा, अगर भाई मेरे ऊपर ही कोई 80% 90% डिपेंडेंट है तो जरूरत पड़ने पर मैं उसका फायदा उठाऊंगा। तो इसी तरीके से इसराइल भी करता है कि अगर इसके ऊपर आप इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो, इतना ज्यादा निर्भर हो, तो एक टाइम के बाद ये भी आपका फायदा उठाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए, आत्मनिर्भर बनिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट। डेटा पॉइंट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि फिलिस्तीनियों की हिस्सेदारी जो या तो नौकरी की तलाश में है या काम कर रहे हैं दुनिया में सबसे कम है। तो आप सोच के देखो कि मतलब यहाँ पे नौकरी की तलाश करने वाले लोग भी सबसे कम है, बाकी जो काम कर रहे हैं उसकी तो संख्या छोड़ दीजिए। जब तलाश ही कम कर रहे हैं तो भैया वो काम करेंगे कहाँ से। इससे यह भी पता चला
कि उद्योगों की कमी के कारण वेस्ट बैंक और गाजा में बेरोजगारी के रिकॉर्ड स्तर, यानी बेरोजगारी बहुत उच्च स्तर पर है, और होगी भी क्यों नहीं, यहाँ पे इतने लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, वो लोग अपनी जान बचा लें, बस वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो रिपोर्ट है इससे ये भी पता चलता है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं फिलिस्तीन के, इसमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो इसराइल में जाके नौकरी करती है। कितना है, तो 1.5 लाख से अधिक फिलिस्तीनी ऐसे हैं जो इसराइल में जाकर के नौकरी करते हैं। और यहाँ पे जो 1.5 लाख का ये डेटा है, तो फिलिस्तीन की जो भी पूरी श्रमिक जनसंख्या है उसका लगभग 5वां हिस्सा, यानी कि लगभग 5% है। यानी कि अगर मान लीजिए 100 लोग ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं फिलिस्तीन के, तो इसमें से 20 लोग जाके इसराइल में ही नौकरी कर रहे हैं। आप बताइए, इसी से युद्ध भी कर रहे हैं और यहाँ पे नौकरी भी कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है जो फिलिस्तीन की हालत है, यहाँ पे नौकरी तो होगी ही नहीं। नौकरी कहाँ पे, इसराइल पे है, क्योंकि इसराइल में भैया आप देखिए टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में तो ये आज दुनिया में सबसे नंबर 1 पे चल रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे नौकरी भी निकल के आ रही है। तो जो फिलिस्तीन के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार हैं, वो जाके इसराइल में नौकरी कर रहे हैं। और ये जो 20% लोग इसराइल में जाके नौकरी कर रहे हैं, इन्हीं की जो आय होती है, इसकी वजह से जो फिलिस्तीन की जीडीपी है, फिलिस्तीन की जीडीपी का 1/4 हिस्सा यही बनाते हैं। मतलब 20% लोग जो फिलिस्तीन की जीडीपी है उसका 1/4 हिस्सा बनाते हैं। तो आप सोच के देखो कि कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं ये अपनी जीडीपी के लिए, अपने देश के लिए, और इसराइल से कितना ज़्यादा ये पैसा कमाते हैं। उसके अलावा बात करें कि फिलिस्तीनी सिर्फ बेरोजगार ही नहीं है, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो अल्प रोजगार हैं या अपर्याप्त वेतन वाले भी हैं। यानी कि कुछ समय के लिए काम मिलता है, बाकी समय के लिए खाली घूमते रहते हैं, या फिर उनको ऐसा काम मिलता है जहाँ पे उनको इतना पेमेंट नहीं मिलता है। इसी तरीके से बात की जा रही है कि गाजा के 83% श्रमिकों को 2021 तक न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल पा रहा था। यानी कि न्यूनतम वेतन कितना मिलना चाहिए, तो $435 तय किया गया, इतना भी इनको नहीं मिल पा रहा था। इसराइल पर इतनी भारी निर्भरता, कम भुगतान और लगातार बमबारी का मतलब है कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों की जीडीपी बहुत धीमी गति से बढ़ी है। और क्यों बढ़ेगी भी नहीं भाई, जब इतने लंबे समय से कुछ संघर्ष में लगा रहेगा लगातार, तो किसी की भी जीडीपी को तबाही हो जाएगी। हाल के दशकों में इसराइल की जीडीपी में तेजी से वृद्धि देखी गई है। चार्ट 1 इसराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्रों की जीडीपी वृद्धि में अंतर दिखाता है। ये रहा आपका चार्ट 1। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नो डेटा है। तो यहाँ पे आप देखिए 1960 में क्या हालत थी इसराइल की। 1960 में इसराइल यहाँ पे था। 1995 में भी देखिए, मतलब यहाँ देख के भी ऐसे आ रहा है कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं फिलिस्तीन है। और यहाँ पे इसराइल को देखिए, कोई पकड़ ही नहीं, लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसराइल आज यहाँ पे है। इसराइल इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इसकी जीडीपी इतना ज्यादा बढ़ चुकी है, आप ये देखिए। और जो ये फिलिस्तीन था, ये भैया यहाँ से शुरू हुए थे और यहीं पे रह भी गए। थोड़ा बहुत बढ़ी है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं बढ़ी कि उसकी तारीफ की जाए। 2023-2022 इसकी थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ी। और इसराइल को देखिए, यहाँ पे 1995 में गाजा स्ट्रिप यहाँ था और ये यहीं से यहीं पे पहुंचा है। और वहीं पे इसराइल यहाँ था और यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है। तो ये होता है कि जब हम अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करते हैं, एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करते हैं, तो हमारी जीडीपी भी बढ़ती है। और यहाँ पे जब भैया फिलिस्तीन में लगातार 15 वर्षों से युद्ध चल रहा है, तो कितना फोकस कर लेंगे। बात करें कि 2021 में फिलिस्तीनी क्षेत्रों द्वारा आयातित सभी वस्तुओं में से आधे से अधिक इसराइल से आए थे, और सभी निर्यात का 80% से अधिक इसराइल को गया था। यानी जो भी ये निर्यात करते हैं उसका 80% से अधिक इसराइल को भेजते हैं, और जो ये मंगाते हैं, आयात करते हैं, उसका 50% से अधिक इसराइल से मंगाते हैं। तो पूरी तरीके से तो आप इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, यानी इसराइल के ऊपर ही आप डिपेंडेंट हो। भेज भी उसी को रहे हो, मंगा भी उसी से रहे हो, आपका किसी और से संपर्क ही नहीं। 20% का क्या मतलब, आप कहाँ पे भेज रहे हो 20%? बाकी पूरी दुनिया में आप सिर्फ 20% भेज रहे हो, और एक देश को 80%, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हो, बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हो, तो वो दिक्कत करेगा। और इसी तरीके से अब इसराइल क्या कर रहा है, आपको पता है कि इसराइल ने बिजली की आपूर्ति बंद कर दी, पानी की आपूर्ति बंद कर दी, जो ईंधन होता है उसकी आपूर्ति बंद कर दी, खाने की आपूर्ति बंद कर दी। तो ऐसा क्यों कर पा रहा है, क्योंकि हम इसके ऊपर निर्भर थे, तो फिलिस्तीन के ऊपर निर्भर था, तो इस वजह से ऐसा कर पा रहा है। बात करें कि चार्ट 2 2021 में फिलिस्तीनी क्षेत्रों से आयात और निर्यात के प्रमुख स्रोतों और गंतव्यों को दर्शाता है। तो आप चार्ट 2 भी देख लीजिए भैया। ये रहा आपका चार्ट 2। यहाँ पे ये दिखाया कि जो फिलिस्तीनी क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा आयात कहाँ से करते हैं और सबसे ज्यादा निर्यात कहाँ पे करते हैं। तो सबसे ज्यादा आयात आप देख सकते हैं कि इजराइल से करते हैं, लगभग 53.1% के आसपास। इसी तरीके से अगर देखेंगे सबसे ज्यादा निर्यात किसको करते हैं, तो ये इजराइल को ही करते हैं, लगभग 86.1% के आसपास। उसके बाद फिर इसराइल के बाद स्थान आता है आयात में तुर्की का, उसके बाद फिर स्थान आता है चाइना का, फिर जॉर्डन हो गया, जर्मनी हो गया। इस तरीके से यहाँ पे कंट्री का नाम दिया गया है जिनसे फिलिस्तीन वाले आयात करते हैं, और यहाँ पे ये कंट्री का नाम दिया गया जिनको फिलिस्तीन वाले निर्यात करते हैं। तो सबसे पहला स्थान इसमें इसराइल का ही, ये 86% के आसपास इसराइल वाले आयात करते हैं फिलिस्तीन से, यानी कि फिलिस्तीन का निर्यात 86% इसराइल में ही होता है। उसके बाद स्थान आता है जॉर्डन का, फिर यूएई, फिर यूएसए हो गया, फिर सऊदी अरेबिया हो गया, तुर्की है। इसी तरीके से यहाँ पे नाम दिया गया। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिजली हो गया, पानी, ईंधन, इन सारी चीज़ों का जो आयात है वो बहुत बड़े मात्रा में इसराइल द्वारा ही किया जाता है, सॉरी इसराइल से ही किया जाता है फिलिस्तीन के द्वारा। गाजा की 60% से अधिक बिजली आपूर्ति इसराइल से आयात की जाती है, जबकि गाजा में बिजली संयंत्र बाकी की आपूर्ति करता है।
प्लांट बदले में इजराइल से डीजल आयात करते हैं, यानी कुछ ना कुछ ये लोग आयात ही करते हैं। अगर जो उनको बिजली संयंत्र चलाना है तो उसके लिए भी ये लोग क्या करते हैं भैया, डीजल आयात करते हैं, वो भी कहाँ से, इजराइल से ही करते हैं। तो जब इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो तो युद्ध क्यों छेड़ दिए? अब वो सिर्फ ईंधन ही बंद कर दे, खाना पीना ही बंद कर दे, पानी ही बंद कर दे, तो फिर आपकी क्या हालत हो जाएगी? उसको युद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं, फालतू में अपने रिसोर्सेज बेकार कर रहे हैं, सिर्फ वो आपूर्ति आपकी रोक दे बस, उसी में तो हालत खराब हो जाएगी। क्षेत्र के अंदर आपूर्ति में अंतराल के कारण इसराइल से उच्च कीमत पर पानी आयात किया जाता है, जिससे फिलिस्तीनियों को अपनी आय का 8% से 13% इस पर खर्च करना पड़ता है। यानी अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है तो उसमें से 13 रुपये इसलिए खर्च कर दे रहा है ताकि उसको पानी मिल जाए, और ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये भी आ रहा है इसराइल से। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप इसराइल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो? 4-3 से पता चलता है कि बिजली, पानी और ईंधन फिलिस्तीनी क्षेत्रों के शीर्ष 5 आयातों में से है। इस निर्भरता का फिलिस्तीन के लिए संभावित रूप से घातक प्रभाव होगा यदि इसराइल ने पहुंच बंद कर दी, और जैसा कि अभी कर रहा है इसराइल। गाजा में 80% लोग अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर हैं, लेकिन इतने लंबे समय से युद्ध चल रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। और कब तक लगातार कोई सहायता करेगा? जैसे मान लीजिए अगर कभी कोई प्रॉब्लम हुआ, एक बार दो बार कोई हेल्प कर देगा, लेकिन आप लगातार प्रॉब्लम में चल रहे हो, 10 साल से प्रॉब्लम में, तो कोई कितना हेल्प करेगा? वही बात यहाँ पे की जा रही है कि हालांकि विदेशी सहायता जो 2010 के दशक में घटनी शुरू हुई थी, 2020 के दशक में अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यानी कि आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो भी विदेशी सहायता पहुंचती है, जो भी मानवीय सहायता पहुंच रही थी, अब उसमें कमी आना शुरू हो चुकी है, और 2020 में तो ये बहुत ही ज्यादा घट गई थी। 2021 में विदेशी सहायता फिलिस्तीनी सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.8% थी, जबकि 2008 में सकल घरेलू उत्पाद का 27%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2008 से लेकर के 2021 में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। यानी 2008 में 27% थी और 2021 में ये घट करके 1% हो गई, पूरा 2% भी नहीं, 1.8% ही है, लगभग 2% के आसपास। यानी 25% के आसपास इतने इसमें कमी आई, क्योंकि कोई कितने लंबे समय तक आपको सपोर्ट करेगा? जब आपका लगातार युद्ध ही चल रहा है तो कोई कितना सपोर्ट कर देगा? चार्ट 4 फिलिस्तीनी क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में दाता सहायता की मात्रा को दर्शाता है, यानी कि जो भी इनको डोनेट करते हैं, जो भी मानवीय सहायता करते हैं, चार्ट 4 उसको दर्शाता है। तो आप चार्ट 3 भी देख लीजिए, चार्ट 4 भी देख लीजिए, नहीं तो आपको लगे यार चार्ट 4 की बात की जा रही है लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। चार्ट में वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो यहाँ पे हमने पॉइंट वाइज डिस्कस की है। अब यहाँ पे चार्ट के माध्यम से वही सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। बात करें इसके अलावा, इसराइल अधिकांश क्षेत्रों में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप परमिट शासन होता है, जो आमतौर पर श्रमिकों, व्यापारियों और रोगियों के शोषण का कारण बनता है। नतीजतन कई फिलिस्तीनी समय पर गाजा या वेस्ट बैंक छोड़ने में असमर्थ हैं। इससे उनके रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और यहाँ तक कि परिवार तक उनकी पहुंच भी सीमित हो जाती है। भैया आप ये बताओ, ये गाजा स्ट्रिप से बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये कौन देखता है? ये भी इसराइल ही नियंत्रित कर रहा है। तो जब इसराइल नियंत्रित कर रहा है, जब ये चाहेगा तब आपको अलाउ करेगा कि जाना है तो जाओ, जब ये चाहे तो आपको बाहर ही रोक देगा। अब मान लीजिए कि आप गाजा स्ट्रिप से जैसे तैसे बाहर निकल भी गए, अब यहाँ पे आपको एंट्री नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे बीच में इसराइल खड़ा है, आओ कैसे एंट्री लोगे? अब यहाँ से आप आ रहे हैं भैया, यहाँ पे आपकी फैमिली है, ये गाजा स्ट्रिप हो गया, ये इसराइल का कोई क्षेत्र हो गया, फिर आप कोई अन्य क्षेत्र ले सकते हैं कोई भी। अब यहाँ पे आप काम करने के लिए आ गए, अब इसराइल यहाँ पे बॉर्डर पे खड़ा है, कह रहा है आओ, हम जाने ही नहीं देंगे। अब इस तरीके से, ये तो एक आदमी की बात होगी, इसी तरीके से अगर आप सैकड़ों में देखो, हजारों में देखो, तो कितनी दिक्कत वाली बात है कि कोई अपनी फैमिली से 10 साल 20 साल दूर रहे और एक बार मिलने के लिए जाता है तो इसराइल वाले उससे मिलने ना दे। इसी तरीके से ये तो फिर भी चलो ठीक है कि नहीं मिलने दे रहे हो, लेकिन अगर कोई पेशेंट है तो उसका सोच के देखिए, अब इलाज के लिए उसको जाना है और इसराइल के परमिट ही ना मिले, इसराइल परमिट ही ना दे, वो कह दे कि तुम लोग आतंकवादी हो, हमला कर सकते हो हमारे यहाँ पे, ये कह करके उनको परमिट नहीं दिया, तो फिर उनका क्या हाल होगा? तो भैया इतना ज़्यादा भी डिपेंडेंट होना किसी के ऊपर ठीक नहीं यार, ये मतलब नेक्स्ट लेवल का डिपेंडेंस है। इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी, 80% से ज़्यादा आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, तो ये कहाँ का समझदारी है? और फिर उसी से युद्ध भी कर रहे हो, ये सही है यार? मतलब जिसके ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर हो आप, उससे कभी आप इस तरीके से कर सकते हैं? उसके साथ युद्ध कर सकते हैं क्या? ये आपको करना ही नहीं चाहिए था। और देखिए आप मुद्दा क्या बना दोस्तों, बात चल रही थी कि हमास, अभी जो हमास है एक आतंकवादी समुदाय है, इसने अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर, ठीक है, चलिए अच्छी बात है भैया, जो भी आपने किया, अब इसका परिणाम इनको भुगतना चाहिए, लेकिन युद्ध करके तो तुम बिल में घुस गए, झेल कौन रहा है? झेल तो यहाँ की जनता रहेगी ना, जिसकी कोई गलती नहीं है। जनता तो दोनों तरफ से फंसी है, अगर ये हमास को सपोर्ट नहीं करेगी तो हमास वाले इनको मारेंगे, और अगर ये हमास को सपोर्ट करेगी तो इसराइल वाले मारेंगे। तो इस तरीके से दोनों तरफ से जनता ही फंसी है, सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का ही हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे बात करें S&P ग्लोबल करके एक रिपोर्ट आती है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, तो इसमें ये बताया गया कि 2030 तक भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्थिक विकास के बारे में बात की जा रही है। तो दोस्तों चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देखते हैं। यहाँ पे बात करें कि S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने PMI के अपने नवीनतम संस्करण में कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी वर्तमान समय ये 2030 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है भारत की। अगर इसी तरीके से हमारा ग्रोथ रहा, इस तरीके से हम विकास करते रहे,
तो 2030 तक हम जापान को पीछे छोड़ देंगे और हमारी अर्थव्यवस्था 7.3 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगी और इस तरीके से हम एशिया में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी क्यों? क्योंकि आपको पता है पहली पे कौन बैठा हुआ है? चमगादड़ पहली जगह छिका के बैठा हुआ है यानी कि चीन पहले स्थान पर है और उसकी जीडीपी हमसे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो उसमें अभी टाइम लगेगा। 2021 और 22 में 2 वर्षों की तीव्र आर्थिक वृद्धि के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023 कैलेंडर वर्ष के दौरान निरंतर मजबूत वृद्धि दिखाना जारी रखा, यानी कि 2021 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, इन तीनों में लगातार हमारी आर्थिक वृद्धि लगातार बढ़ रही है। मार्च 2024 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी 6.2 से लेकर के 6.3% बढ़ने की उम्मीद है, जो इस वित्तीय वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। अप्रैल से जून तिमाही में एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.8% रही है, यानी कि भारत के बारे में बात की जा रही है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एशिया में कौन है? हम ही है, कि पहले पे कौन है? तो ये चाइना हो गया भाई साहब, दूसरे पे कौन है? जापान हो गया और तीसरे पे भारत हो गया। तभी ना बात की जा रही है कि जापान को पीछे छोड़कर हम दूसरे पे आ जाएंगे 2030 तक। इसी तरीके से इस रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले कुछ दशकों में भारत में जो एफडीआई फ्लो, एफडीआई क्या, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है और इसका भी एक अहम रोल रहा है हमारे जीडीपी को बढ़ावा देने में, हमारे जीडीपी को आगे लाने में। इसी तरीके से बात की जाए कि अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये जो नॉमिनल जीडीपी हमारी नापी गई है इंडिया की, ये 2022 में 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ करके 2030 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है इस एनपी ग्लोबल के अनुसार। उसके अलावा बात करें कि अगर इसी तरीके से हमारी आर्थिक विकास चलता रहा तो इसके परिणाम स्वरूप 2030 तक भारतीय जीडीपी का आकार जापानी जीडीपी से अधिक हो जाएगा, जिससे भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2022 तक भारतीय जीडीपी का आकार ब्रिटेन और फ्रांस की जीडीपी से भी बड़ा हो चुका था। 2030 तक भारत की जीडीपी जर्मनी से भी आगे निकलने का अनुमान है। वर्तमान में अमेरिका 25.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिर स्थान आता है भाई साहब, ये दुनिया की जीडीपी का एक चौथा हिस्सा बनाता है। फिर स्थान किसका आता है? अगर हम दूसरी जीडीपी देखते हैं तो चीन का स्थान आता है। चीन लगभग 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो विश्व सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 17.9% है। यानी अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका 25% हिस्सा बनाता है विश्व जीडीपी का। इसी तरीके से चाइना जो है ये वैश्विक जीडीपी में 17.9% यानी कि लगभग 18% का योगदान देता है। और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी वर्तमान समय? तो ये यूएसए हो गई। दूसरे स्थान पर कौन है? तो ये चमगादड़ हो गया यानी कि चाइना। जापान 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जीडीपी के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके बाद 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जीडीपी के साथ जर्मनी है, यानी कि आपको पांचवें स्थान पर पता चले, सॉरी चौथे स्थान पर पता चल गया, जर्मनी है। पांचवें स्थान पर हमारा भारत है। अब यहाँ पे भारत की जीडीपी तो दी नहीं गई है, तो भारत की जीडीपी आपको यहाँ पे पहले ही बताई जा चुकी है, तो आपने ध्यान से सुना ही नहीं था, तो आपको याद कहाँ से रहेगा? तो अगर हम वर्तमान समय में टोटल 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बात करते हैं तो पहले स्थान पर कौन आएगा? पहले स्थान पर आएगा यूएसए। दूसरे स्थान पर कौन आएगा? तो चमगादड़ चाइना। तीसरे स्थान पर कौन आएगा? तो तीसरे स्थान पर आएगा आपका जापान। चौथे स्थान पर कौन आएगा? तो आएगा जर्मनी। पांचवें स्थान पर कौन आएगा? तो ये आएगा इंडिया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अभी जो 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की बात की जा रही है, तो भैया ये वृद्धि क्यों होगी, कैसे होगी? इसके पीछे कोई कारण भी तो होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि घर पे बैठे हैं और घर पे बैठे बैठे वृद्धि हो जाएगी। तो इसके पीछे के कारण क्या है? ऐसा क्या कारण है कि जो हमारी 2030 तक जीडीपी बढ़ जाएगी? उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें पहला पॉइंट बताया कि मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में जैसे कि आप और हम आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं भैया? हम लोग जो उपभोग है यानी कि खर्च जो है उसको बढ़ाते हैं। आप देखेंगे कि हम लोग कपड़े खरीदते हैं, जूते चप्पल खरीदते हैं, इस तरीके से जो भी हम लोग खर्चा करते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान होता है। इसका ये मतलब नहीं कि अब चलो आज ही तुरंत मार्केटिंग करके आते हैं, शॉपिंग करके आते हैं, तुरंत जाके भारतीय जीडीपी को नहीं बढ़ाना है, ठीक है। आप लोग सोचो कि हमारे खर्चा करने की वजह से अगर जीडीपी बढ़ रही है तो चलो हम खर्चा करके आते हैं। दूसरा पॉइंट है औद्योगिक क्षेत्र तथा बुनियादी संरचना में सुधार। अब यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हम सुधार कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के उसमें सुधार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसमें हम थोड़ी सी ढील दे रहे हैं ताकि लोग यहाँ पे आके उद्योग लगाएं, अपने धंधे शुरू कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। पीपीपी मॉडल लेके चलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, यानी कि निजी और सार्वजनिक मॉडल लेके चलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे लोग उद्योग लगा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे औद्योगिक विकास हो रहा है। तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। उसके अलावा ई कॉमर्स यानी कि डिजिटल परिवर्तन का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप देखेंगे हम लोग घर पे बैठे बैठे कोई पिज्जा मंगा रहा है, कोई बर्गर मंगा रहा है, कोई मीशो से शॉपिंग कर रहा है, कोई फ्लिपकार्ट से कर रहा है। तो इस तरीके की जो भी अर्थव्यवस्था है ना, आप देखेंगे कि मीशो पे बहुत सस्ता सामान मिलता है, 50 रुपये 60 रुपये का। इस तरीके से बहुत सारे लोग उसके भी ऑर्डर कर देते हैं। फ्लिपकार्ट से बहुत सारे लोग मंगाते हैं, तो ऐसे पिज्जा मंगाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे जीडीपी में बहुत योगदान दे रहे हैं। ये बताया कि जो भी डिजिटल परिवर्तन हुआ ना, उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है हमारे अर्थव्यवस्था के ऊपर। ये भी एक कारण है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक इसका आकार बढ़ेगा। इसमें कहा गया कि 2030 तक 1.1 अरब भारतीयों के पास इंटरनेट पहुंच होगी, जो 2020 में अनुमानित 500 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से दोगुने से भी अधिक होगी। यानी 2020 में
लगभग 500 मिलियन यूजर थे इंटरनेट के, लेकिन यही आंकड़ा 2030 में बढ़कर के कितना हो जाए तो 1.1 बिलियन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा डबल हो रहा है। वही बात यहाँ पे भी की जा रही है कि आपको यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल देंगे। जैसे बात करें ई कॉमर्स की तीव्र वृद्धि और 4G और 5G स्मार्टफोन तकनीक में बदलाव से ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मेंसा ब्रांड्स, लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप डिलीवरी और तेजी से बढ़ते ऑनलाइन किराना विक्रेता जैसे कि बिग बास्केट जैसे घरेलू यूनिकॉर्न को बढ़ावा मिलेगा। यूनिकॉर्न का तो कंपनी स्टार्टअप का बड़ा रूप होता है, इसी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। जब कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन से अधिक के हो जाते हैं तो इसी को कहा जाता है स्टार्टअप, सॉरी इसी को कहा जाता है यूनिकॉर्न स्टार्टअप। जो कंपनी की पूरी वैल्यू है वो $1 बिलियन से अधिक हो जाए तो इसी को यूनिकॉर्न स्टार्टअप या यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। तो इसी के बारे में बात करें कि यूनिकॉर्न को बढ़ावा मिलेगा जिनकी ई बिक्री में महामारी के दौरान वृद्धि हुई। अब महामारी यानी कि कोविड-19 की बात करें, आप देखें कोविड-19 के समय पे सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी, तो मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन ही चल रही थी और किराना स्टोर पे भी बहुत सारे लोग जाने से बच रहे थे क्योंकि उनको ये डर था भैया हो ना जाए हमको भी कोरोना। पता चल रहा है कि हम तो ठीक है, हम सेफली जा रहे हैं, पर कोई और आया वहाँ पे, वो सेफली नहीं आया, वो हैंड वॉश का यूज़ नहीं कर रहा, मास्क नहीं लगाया, अब उसकी वजह से बाकी सबको हो जाए। तो इससे बेहतर ये है कि हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और ये लोग होम डिलीवरी कर देंगे। थोड़ा सा 100 रुपये 200 रुपये ज़्यादा ही लगेगा तो क्या होगा, कम से कम हमारी जान तो सेफ रहेगी। और ये 100-200 बचाने के चक्कर में पता चला कि फिर हम लाइफ टाइम यहाँ पे बेड पे ही पड़े हुए हैं या फिर हमारी जान ही चली गई या फिर 100-200 बचाने के चक्कर में 20,000 लग जा रहा है। तो उससे बेहतर है कि 100-200 ज़्यादा दे करके हम ऑनलाइन घर पे ही मंगवा ले रहे हैं। उसके अलावा बात करें कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई में भी वृद्धि हुई है। भारत के मजबूत एफडीआई प्रवाह को गूगल और फेसबुक जैसी वैश्विक प्रौद्योगिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से निवेश के बड़े प्रवाह से बढ़ावा मिला है, जो भारत के बड़े तेजी से बढ़ते घरेलू उपभोक्ता बाजार की ओर आकर्षित है। साथ ही विनिर्माण कंपनियों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में मजबूत वृद्धि दिखाई है। अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो कुल मिलाकर भारत अगले दशक में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बने रहने की उम्मीद है। यह भारत को ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन जैसे विनिर्माण उद्योगों से लेकर बैंकिंग, बीमा, परिसंपत्ति प्रबंधन यानी कि एसेट मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, यानी कि हमारी कोई मान लीजिए संपत्ति जिसको स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, तो उसको मैनेज कैसे करना है, उसको कैसे लेके चलना है कि उसको ऐसी जगह लगाया जाए कि उसमें और वृद्धि सिर्फ रखी की रखी ना रह जाए, उसी को एसेट मैनेजमेंट कहते हैं। और ये सारे अभी तो अमीरों को सोच लें, हमारे जैसे लोग तो नॉर्मल इंसान चीज़ों में अभी नहीं फंस पाएंगे। स्वास्थ्य देखभाल और सूचना तकनीकी जैसे सेवा उद्योगों सहित उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विकास बाजारों में से एक बना देगा। दोस्तों यहाँ पे एक शॉर्ट न्यूज है, बात करें कि केंद्रीय गृह मंत्री, अब ये कौन है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों ही एक हैं, श्री अमित शाह जी। तो इनके द्वारा भी गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल में जो डीएपी है, ये क्या है, डाई अमोनियम फास्फेट, इसी को लेकर के यानी कि इफ्को के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया गया। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे अगर बात करें स्थापना कब की, 2023 में की गई, तो आपको पता है किसके द्वारा स्थापित कहाँ पे किया गया, तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को के द्वारा। और ये कहाँ पे है, तो ये कलोल गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये भारत का पहला तरल नैनो अमोनिया फॉस्फेट यानी कि डीएपी संयंत्र है। और दोस्तों इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किए होंगे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अब इसका लोकार्पण किया गया है। पहले इसका उद्घाटन किया गया था, मतलब ये कहा गया था कि ये बनेगा, लेकिन अब बन चुका है, तो अब इसका लोकार्पण किया गया। नैनो तरल डीएपी उर्वरक एक केंद्रित फॉस्फेट आधारित उर्वरक है, यानी कि फॉस्फेट आधारित केंद्रित उर्वरक है ये, इसमें फॉस्फेट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यूरिया के बाद डीएपी देश में दूसरा सबसे अधिक खपत वाला उर्वरक है। यह फसल की वृद्धि और विकास चक्र के दौरान फास्फोरस पोषण प्रदान करता है। उसके अलावा बात करें कि इसका फायदा क्या होगा, तो डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी दुनिया का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला फास्फोरस उर्वरक है। यूरिया के बाद डीएपी देश में दूसरा सबसे अधिक खपत वाला उर्वरक है। नैनो डीएपी भारत के उर्वरक आयात बिल को कम करने में मदद करेगी। इससे गैर यूरिया उर्वरकों पर वार्षिक सब्सिडी को कम करने में भी योगदान मिलने की उम्मीद है। इसका महत्व क्या है, तो यह भारत को उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। इससे भारत के खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा मिलने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होने की उम्मीद है। तो इसको यहाँ पे ऐसे पढ़ के सुना दिए, मजा तो आया नहीं होगा, एक सेकेंड। हाँ जी, अब देखिए सिंपल सी बात ये है कि जो भी ये डीएपी संयंत्र लगाया इसका फायदा क्या होने वाला है, इसको हम क्यों लगा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि जो भारतीय कृषि है यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। एक तो मानसून की अनिश्चितता हो गई, फिर खरपतवार हो गया, फिर यहाँ पे आप देखें कई बार टिड्डियों का अटैक हो गया। इस तरीके से जो जानवर होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, उनका भी अटैक हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। खरपतवार को हम लोग खत्म करने के लिए और जो फसल की वृद्धि होती है, फसल का उत्पादन होता है, उसमें वृद्धि लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। अब जब हम उर्वरकों का जो प्रयोग कर रहे हैं, इसको हमें मैक्सिमम बाहर से मंगाना पड़ता था। तो इस दिशा में तो ये एक महत्वपूर्ण कदम हो गया, क्योंकि अब ये हमारे यहाँ पे ही बनने वाला है डीएपी। और ये जो नैनो यूरिया तरल है, भाई ये तरल फॉर्म में आ गया। आप देखें कि जो यूरिया खेतों में फेंकी जाती है, आप में से कोई किसान के घर का होगा तो उसको पता होगा कि ऐसे गोल गोल दाना रहता है, उसी को हम लोग ऐसे मतलब उछाल के ऐसे फेंकते हैं, तो चारों तरफ वो ऐसे चित्रा जाती है, ऐसे स्कैटर्ड हो जाती है।
तो उस तरीके से वहाँ पे जाके खेतों में पड़ जाते हैं। लेकिन अब ये तरल रूप में, तो इसको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए पूरा खेत है, प्लॉटिंग है, अब यहाँ पे ये तरल रूप में इसको डाल दिया है, फिर पानी के साथ मिला के डाल दिया, तो ये पूरे खेत में अपने आप फैल जाएगी। तो ये फायदा है इसका, और ये कम, इसकी कम लागत होगी। दूसरी बात, ये कम मात्रा में ज़्यादा क्षेत्र को कवर करेगी। तो ये सारे फायदे हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जब हमारे यहाँ पे बन रहा है तो आयात में भी कमी आएगी, क्योंकि हम आयात बहुत ज़्यादा करते हैं उर्वरकों का। और अभी हाल ही में हमें उर्वरकों का आयात करने वाला शीर्ष देश बन चुका है रसिया। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, रसिया जो है, रूस हमें सबसे ज़्यादा उर्वरक आयात करता है इस समय। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है? वैसे आप सबको पता ही होगा, ये बहुत छोटी सी बात है, हर किसी को पता होगा। और अगर नहीं भी पता तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। कोई भी माँ के पेट से थोड़ी ना सीख के आता है, यहीं पे आके सारी चीज़ें हम सीखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं पता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पता है। ऐसा थोड़ी ना कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे सारी चीज़ें पता है। दुनिया का कोई भी इंसान, उसको सारी चीज़ें नहीं पता है। खैर, वो सारी ज्ञान की बात उसको छोड़िए। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अमेज़न वर्षावनों के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे दिक्कत क्या निकल के आ रही है, तो आप ये देख ही सकते हैं। अमेज़न वर्षावन जो है, यहाँ पे सूखा पड़ रहा है। अभी आप सोचिए कि कितनी खतरनाक स्थिति है। सूखा पड़ने की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे जो जैसे मछलियाँ थी नदियों में, वो सब सड़ के आसपास के क्षेत्रों में पहुंच जा रही हैं। इसका जो दूषित पानी बचा हुआ है वो भी आसपास के क्षेत्रों में पहुंच जा रहा है, तो उससे लोगों को दिक्कत देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले इसी आर्टिकल के बारे में, कि जो अमेज़न वर्षावन है, अमेज़न के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पे भैया सूखा पड़ रहा है और इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है स्थानीय लोगों के ऊपर, उसके बारे में हम जानने वाले हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे बात करें, अमेज़न वर्षावन भीषण सूखे से जूझ रहा है। यात्रा के लिए महत्वपूर्ण कई नदियां सूख चुकी हैं। क्षेत्र में रहने वाले स्वदेशी समुदायों के गांवों में कोई पानी, भोजन या दवा नहीं है। वैसे भी आप देखेंगे कि इस तरीके के जो देश हैं, वहाँ पे जो अमेज़न है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे और कई वर्षों से इसकी कटाई भी की जा रही थी ताकि आर्थिक विकास किया जा सके। लेकिन अब वर्तमान समय में आप देखिए कि कितनी बड़ी दिक्कत झेलने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे सूखा पड़ रहा है लंबे समय से। डिस्चार्ज स्तर के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक, रियो निग्रो, मनौस शहर के पास 13.59 मीटर के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गई है। डिस्चार्ज स्तर का क्या मतलब है कि पानी कितना ले जा रही है, उसको जो छोड़ती है, जलग्रहण क्षेत्र आप कह सकते हैं एक तरीके से। उसके अलावा बात करें कि जो अमेज़न वर्षावन है, इसी को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और ये लगभग 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर या ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल के बराबर तक का ये फैला हुआ है और 150 बिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्बन संग्रहित करता है ये अमेज़न वर्षावन। सूखे का वर्तमान दौर जून में शुरू हुआ और तब से लगातार जारी, यानी जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, और अब हम चल रहे हैं अक्टूबर में। तो आप देख सकते हैं कि लगातार 5 महीना है। तो इसकी वजह से यहाँ पे आसपास के क्षेत्र में पानी की कमी होने लगी, जो जल स्तर था वो भी गिर गया है, पानी नहीं मिल रहा है। फिर जो मछलियाँ बची थी उनकी भी डेथ हो गई और वो बह करके आसपास के क्षेत्रों में जा रही हैं, और इसकी वजह से जो लोग हैं वहाँ के आसपास के, उनको दूषित पानी, दूषित भोजन का सेवन करना पड़ रहा है। और अब आपको पता ही होगा कि जब दूषित पानी, दूषित भोजन का हम सेवन करते हैं तो कितनी सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। हैजा हो गया, मलेरिया, टाइफाइड, मतलब 75 बीमारियां। तो इसी तरीके से इनको भी यह सारी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। इसी तरीके से पानी की इतनी कमी हो चुकी है कि खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, इन सारी चीज़ों के लिए तो छोड़िए, पीने के लिए तक पानी नहीं है। पीने के लिए जो पानी था इनके पास वो भी उपलब्ध नहीं है, और जो उपलब्ध है वो भी इतना दूषित है कि उसको पीना मरने जैसा है और ना ही पीना तो भी मरने जैसा है। मतलब दोनों ही स्थितियों में इनके लिए खराब स्थिति बन चुकी है, बहुत ही दिक्कत हो चुकी है। इसी तरीके से आप सोचिए कि जो भी जल विद्युत परियोजनाएं रही होंगी वहाँ पे, यानी कि जो भी जल विद्युत परियोजना थी, जब पानी ही नहीं नदियों में तो फिर जल विद्युत परियोजना कैसे चलेगी? यानी कि अगर जल विद्युत परियोजना से आसपास के क्षेत्रों में बिजली पहुंच रही थी, अब यहाँ पे नदी में पानी नहीं, जल विद्युत परियोजना नहीं चल रही, तो यहाँ पे बिजली कैसे पहुंचेगी? तो ये भी दिक्कत देखने को मिल रही है। यहाँ पे बात करें कि ब्राजील के अधिकारियों को डर है कि अक्टूबर के अंत तक सूखे के कारण लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों ने वर्षा वनों को जंगल की आग के प्रति भी अधिक संवेदनशील बना दिया है। ब्राजील के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च के अनुसार इस महीने अब तक अमेज़न राज्य में 2700 आग की घटनाएं देखी गई हैं, जो पिछले 25 साल पहले शुरू हुए रिकॉर्ड के बाद से अक्टूबर महीने में अब तक की सबसे अधिक घटना है। जंगल की आग के धुएं ने अमेज़न के मध्य स्थित 20 लाख की आबादी वाले शहर, मानो उसमें हवा की गुणवत्ता को खतरनाक स्तर तक गिरा दिया। अब ये पिछले 25 साल पहले जो समय था, तब तक इतनी खतरनाक आग लगने लगी थी, इतना ज़्यादा आग लगने लगी थी जितना कि अभी लग गई है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब पेड़ पौधे पत्तियां जलेंगे तो जाहिर सी बात है कि धुआं भी फैलेगा। जब धुआं फैलेगा तो कहाँ जाएगा? आसपास के क्षेत्रों में जाएगा। तो वही दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल रही है। जब आसपास के क्षेत्रों में जा रहा है तो वहाँ की वायु गुणवत्ता और निचले स्तर पर जा रही है, वहाँ की वायु गुणवत्ता और गिर रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स और गिर रही है, तो उससे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो मरीज हैं, जो बच्चे, उनके लिए तो और भी दिक्कत वाली बात होगी। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो भैया अल नीनो की वजह से हो रहा है, और जो उच्च समुद्री सतह के तापमान है, इन दोनों का संयुक्त प्रभाव पड़ रहा है। इसकी वजह से ये घटना देखने को मिल रही है। हाल ही में वर्षावन में 2021 में सूखा पड़ा, जो कम से कम 90 वर्षों में सबसे खराब था। हालांकि नवीनतम सूखा संभवतः है और भी गंभीर है, क्योंकि एक साथ हुई दो प्राकृतिक घटनाओं ने बादल बनने में बाधा उत्पन्न की, जिससे क्षेत्र में पहले से कम वर्षा का स्तर और भी कम हो गया। उनमें से एक घटना क्या थी? तो अल नीनो की शुरुआत थी, जो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में
सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने को संदर्भित करता है। ये अल नीनो क्या है, पूरी घटना मैंने आपको समझाई और बहुत ही डिटेल्स में समझाई है। यह ज्ञात है कि मौसम का मिजाज तापमान रिकॉर्ड तोड़ने की संभावना को बढ़ाता है और दुनिया के कई हिस्सों और समुद्र में अधिक गर्मी पैदा करता है। अन्य मौसमी घटना उत्तरी उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर में पानी का असामान्य रूप से उच्च तापमान है। समुद्र के गर्म पानी के कारण गर्म हवा वायुमंडल में ऊपर उठती है, जो फिर अमेजन वर्षावन तक पहुंचती है। गर्म हवा बादलों के निर्माण को रोकती है, जिससे वर्षा तेजी से कम हो रही है। यानी कि यहाँ पे आप देखिए मुद्दा क्या बना है, तो जो अटलांटिक महासागर है, यहाँ के सतह का तापमान बढ़ गया। अब जब तापमान बढ़ गया तो भैया ये लोग जो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे बादल नहीं बन पा रहे हैं। जब बादल नहीं बन पा रहे तो वर्षा कैसे होगी, तो वो दिक्कत देखने को मिल रही है। बाकी यहाँ पे इसके कुछ परिणामों के बारे में बात की जा रही है कि जैसे पिछले कुछ वर्षों में कई अध्ययनों से संकेत मिल रहा है कि बढ़ते वैश्विक तापमान के साथ अमेज़न को लंबे समय तक और अधिक बार सूखे का अनुभव होगा। जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित 2022 के एक अध्ययन में कहा गया है कि यदि मनुष्य वर्तमान दर से जीवाश्म ईंधन जलाना जारी रखता है तो वर्ष 2060 तक वर्षावनों को हर 10 वर्षों में से 9 में बड़े सूखे का अनुभव होगा। यानी कि जैसे अभी हम जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कर रहे हैं, अगर ठीक इसी तरीके से आगे भी करते रहेंगे तो 10 में से 9 साल ऐसा बीतेगा जबकि अमेज़न के क्षेत्र में सूखा पड़ना ही पड़ना है। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अलग 2022 अध्ययन से पता चलता है कि अमेज़न पिछले 20 वर्षों में सूखे की लंबी अवधि से उभरने में धीमा हो गया है और अपने चरम बिंदु के करीब है। टिपिंग बिंदु से परे यह हरे भरे जंगल से सूखे खुले सवाना में बदल जाएगा, जिससे बड़ी मात्रा में संग्रहित कार्बन निकल जाएगा, जो बादल में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देगा। पिछले 5 दशकों में अमेज़न का 17 से 20% हिस्सा नष्ट हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी पर्यावरण से जुड़ा कोई मुद्दा आता है, अगर आप उसको आंसर राइटिंग में यूज करना चाहते हैं तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञों के अनुसार अमेज़न की रक्षा के लिए वनों की कटाई और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की तत्काल आवश्यकता है और जहां संभव हो नष्ट हुए क्षेत्रों को फिर से वनीकरण करना चाहिए। ये तो हो गया टॉपिक, ये रहा आपका क्वेश्चन। और यहाँ पे बात करें साइक्लोन हमून के बारे में, जैसे अभी हमने बात की थी हुरिकेन के बारे में। हुरिकेन का क्या नाम था, तो ओटिस। तो इसी तरीके से ये हमून है भैया। जैसे हमारे क्षेत्र में क्या कहा जाता है, तो इसको साइक्लोन कहा जाता है। यूएसए वाले क्षेत्र में इसको टाइफून कहा जाता है। इसी तरीके से यूएसए वाले क्षेत्र में इसको हुरिकेन कहा जाता है, और जापान वाले क्षेत्र में इसको टाइफून कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विलीज कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार ये मैच कराने के लिए पूछा जाता है कि भारत के क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हम साइक्लोन कहते हैं। यूएसए के क्षेत्र में हम क्या कहते हैं, तो हरिकेन कहते हैं। इसी तरीके से जापान के क्षेत्र में क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हम टाइफून कहते हैं। इसी तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं तो विली विलेज कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं और इनका कैटेगराइजेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। भारत के निकट बंगाल के खाड़ी के ऊपर चक्रवात हामुन उत्पन्न हो रहा है। भारत के दक्षिणी राज्यों में इस सप्ताह बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गहरा दबाव अगले 6 घंटों के दौरान चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। चक्रवात तेज और हामुन को जुड़वा चक्रवात माना जाता है। यानी कि 2 चक्रवात का नाम है, एक तो नाम है ये तेज, दूसरा है हामुन। तो इनको जुड़वा चक्रवात भी माना जा रहा है, जो उत्तरी हिंद महासागर पर विकसित हुए हैं। आखिरी बार ऐसे जुड़वा चक्रवात लुबन और तितली 2018 में दर्ज किए गए थे। चक्रवात क्या है, तो ये हवाओं का एक पैटर्न है जो कम दबाव प्रणाली को प्रसारित करता है। देखिए होता क्या चक्रवात, ऐसे ये कम दबाव का क्षेत्र होता है, ऐसे ऐसे करके, और ये क्षेत्र बढ़ता बढ़ता है। इसी तरीके से इसी को चक्रवात कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट है, और नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में हमने पढ़ाया है और बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत डिटेल में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। यह उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा घूम जाता है। यह आमतौर पर गीले और तूफानी मौसमों से जुड़ा होता है। वामावर्त को इंग्लिश में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये ज्यादा आपको समझ आया कि घड़ी के विपरीत दिशा में, और इसको जो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है तो दक्षिणावर्त को कहते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि जैसे घड़ी घूमती है तो उस तरीके से। इसको आपको ध्यान रखना है। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। यहाँ पे उनके बारे में 2-4 लाइनें लिखी गई, विशेषताएं लिखी गई, क्योंकि बहुत डिटेल्स में तो पढ़ा नहीं सकते, इसके पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों से उत्पन्न होता है। इसमें निम्न वायुमंडलीय दबाव होता है, तेज हवाएं होती हैं और भारी वर्षा होती है इसके ऊपर। ये थोड़े गर्म समुद्री जल के ऊपर बनते हैं। चक्रवात के निर्माण के लिए समुद्र की सतह का तापमान लगभग 60 मीटर की गहराई तक कितना होना चाहिए, तो लगभग समुद्र का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अप्रैल से मई और अक्टूबर से दिसंबर की अवधि चक्रवातों के लिए अनुकूल मानी जाती है। फिर पानी के ऊपर हवा के निम्न स्तर को वामावर्त, यानी कि जो अभी मैंने बताया आपको, वही दिशा यहाँ पे फिर से लिखी गई है, क्या आवश्यकता होती है। इसके अलावा बात करें कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं तो ये समशीतोष्ण क्षेत्रों और उच्च अक्षांशों में होते हैं। हालांकि इन्हें ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने के लिए भी जाना जाता है। यानी कि जो ऐसे आप देखेंगे जो ये होता है पोलर, तो यहाँ पे 90 डिग्री से 90 डिग्री जो होता है ये आपका रहता है पोल, उत्तरी पोल हो गया यानी कि उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पे जो दक्षिणी ध्रुव होता है तो इसके बारे में बात की जा रही है। ये दोनों गोलार्धों यानी कि दक्षिणी तथा उत्तरी में 35 अंश और 65 अंश अक्षांश के बीच मध्य अक्षांशीय क्षेत्र के ऊपर निष्क्रिय है। विक्षेप की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है और सर्दियों के मौसम में अधिक स्पष्ट होते हैं।
भैया आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको शायद आज क्वेश्चन भेजने वाला हूँ फिर से। तो क्वेश्चन तो 2 आपको प्रैक्टिस के लिए मिल गया है, लेकिन अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिलता है पीवाईक्यू से जुड़ा जो प्रीलिम से है और यहाँ चक्रवात से जुड़ा, तो मैं उसको आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो टेलीग्राम पे आपको भेजी जाती है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। यहाँ तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में बहुत सारी गलती, उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए।